इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो राफेल के खिलाफ फ्रांस में जांच शुरू हो गई है और जैसे ही यह खबर भारत में आती है, भारत की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो गई है। तो मैंने भी सोचा कि चलो भाई, ये जांच किस चीज की हो रही है और जांच में हो क्या रहा है, इस चीज को इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो जो कुछ भी मुझे इसमें पता चला है वो बेहद हैरान करने वाला है। फ्रांस की न्यूज वेबसाइट है मीडियापार्ट। इसने इसी 2 जुलाई को खबर छापी कि फ्रांस ने भारत के साथ राफेल की जो डील की थी उसमें नए खुलासों के बाद न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है। यह रिपोर्ट थी यन फिलिपिनो की। यन फिलिपिनो फ्रांस के जाने माने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। यन मुख्य रूप से आर्थिक अपराधों, टैक्स फ्रॉड और करप्शन को अपनी रिपोर्ट्स के जरिए उजागर करते हैं। अब इन्होंने रिपोर्ट दी है कि भारत के साथ राफेल फाइटर जेट की जो डील हुई थी उसकी जांच फ्रांस की पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विसेज की ब्रांच है पीएनएफ यानी फाइनेंशियल क्राइम ब्रांच ने शुरू कर दी है। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि मीडियापार्ट ने इस बात का खुलासा किया है कि राफेल जेट बनाने वाली कंपनी दसॉ ने भारत की अपनी पार्टनर कंपनी रिलायंस ग्रुप को एक फाइनेंशियल गिफ्ट दिया था, जिसके मालिक अनिल अंबानी हैं, जो पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी दोस्त हैं। अब फ्रांस की न्यूज वेबसाइट पर खबर छपी तो भारत में सियासी पारा गर्म होना ही था और हुआ भी यही। कांग्रेस पार्टी ने फौरन हल्ला बोल अभियान शुरू कर दिया। अब हल्ला बोल अभियान शुरू किया, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बयान आने लगे। राफेल डील पर जो पहले उन्होंने सवाल उठाए थे वो सवाल दोबारा उठाए जाने लगे और सुप्रीम कोर्ट ने जिस डील को क्लीन चिट दी थी, एक बार फिर से उसी के खिलाफ सवाल उठने लगे। कांग्रेस ने फ्रांस की वेबसाइट मीडियापार्ट की रिपोर्ट का हवाला देकर एक बार फिर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। इस बार कांग्रेस की मांग है कि इसकी जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच कराई जाए, जिससे मोदी सरकार द्वारा किए गए राफेल घोटाले का सच सामने आ जाए। खुद राहुल गांधी भी ट्विटर के माध्यम से हल्ला बोल कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। जैसे ही फ्रांस की रिपोर्ट आई, वैसे ही 3 जुलाई को उन्होंने ट्वीट किया, चोर की दाढ़ी #राफेल स्कैम। इशारा किधर था आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद 4 जुलाई को राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक पोल कराया। सवाल था कि जेपीसी जांच के लिए मोदी सरकार तैयार क्यों नहीं है। 4 विकल्प दिए गए थे कि अपराध बोध है, मित्रों को बचाना है, जेपीसी को राज्यसभा सीट नहीं चाहिए, और ये सभी विकल्प सही हैं। सबसे ज्यादा वोट मिले चौथे नंबर यानी कि ये सभी विकल्प सही हैं को 63.2%। हालांकि इस पोल के लिए राहुल गांधी को वोट बड़े कम मिले, सिर्फ 74,733। अब ऐसा क्यों हुआ, इस पर मैं कुछ ज्यादा कह नहीं सकता, लेकिन अगर आप राहुल गांधी के फॉलोअर्स को देखें तो वोट करने वालों की संख्या बेहद कम दिखती है। राहुल गांधी के ट्विटर पर 19.2 मिलियन सब्सक्राइबर यानी 1,92,00,000, फिर भी वोट पड़े करीब 75,000। अच्छा छोड़िए कितने वोट पड़े राहुल गांधी को, इससे क्या फर्क पड़ता है। बात हो रही है राफेल घोटाले की। तो राहुल गांधी ने वो जो जर्नलिस्ट थे यन फिलिपिनो, उनकी एक वीडियो क्लिप भी अपने ट्विटर पर शेयर की। इस वीडियो क्लिप में यन फिलिपिनो बता रहे हैं अनिल अंबानी की कंपनी के बारे में। Yes, back in 2018, Mediapart revealed first a declaration that former President Holland made to us. And he told us that after the New Deal has been announced, he said that the Indian government proposed the Reliance Group of Mr. Anil Ambani as the main partner of Dassault, and he added that there was no choice. So basically, it was not a proposal; it was you have to take Reliance. तो अभी तक आपने इसमें जो कुछ भी देखा, समझा, इन सब को बतौर सबूत भारत की सुप्रीम कोर्ट में भी पेश किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि यह डील चूंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुई है, इसलिए इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है। और जिस घोटाले की बात कही जा रही है, यानी घोटाले के बीच जिस रकम की बात की जा रही है, वो रकम पता है कितनी है? सिर्फ 1 मिलियन यूरोज। रिपोर्ट किया गया कि राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉ ने राफेल डील के लिए किसी भारतीय दलाल को 1 मिलियन यूरोज दिए हैं। इस 1 मिलियन यूरोज के घूस देने वाली खबर भी मीडियापार्ट ने ही दी थी।
1 मिलियन यूरोज को अगर भारतीय रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो ये करीब 8.5 करोड़ रुपए होते हैं। अब आप ही सोचिए, 59,000 करोड़ की डील थी जिसमें 36 राफेल विमान खरीदे गए। आसान भाषा में समझाने के लिए मैं ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। 59,000 करोड़ को 36 भागों में बांट देता हूं सीधा सीधा, यानी इस डील में एक विमान की कीमत 1638 करोड़ के करीब पड़ी। अब आप ये सोचिए कि पूरी राफेल डील 59,000 करोड़ की, एक राफेल 1638 करोड़ का, और उसमें घोटाला हुआ सिर्फ 8.5 करोड़ का। कौन था ये मिडिल मैन, उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फ्रांस में जो जांच शुरू हुई है वो किसकी शिकायत पर हुई है। फ्रांस में ये जो जांच शुरू हुई है वो शुरू हुई है एनजीओ शेरपा की शिकायत पर। शेरपा की शिकायत पर ही एक जज को नियुक्त किया गया है जो कि राफेल डील में भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच करे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो शेरपा एनजीओ है ये भी दूध का धुला नहीं है। इसके ऊपर भी बड़ी बड़ी कंपनियों पर झूठे केस करके पैसे ऐंठने का मामला कई बार सामने आ चुका है। फ्रेंच वेबसाइट मीडिया पार्ट की ये साल 2018 की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया था कि भारत से हुई राफेल डील के खिलाफ फ्रांस में शिकायत दर्ज की गई है। उस वक्त भी इसी शेरपा एनजीओ ने यह शिकायत की थी, लेकिन पीएनएफ ने जांच की बात खारिज कर दी थी। शेरपा एनजीओ की स्थापना साल 2001 में हुई थी और दावा किया गया है कि इसके जरिए आर्थिक अपराधों को रोकने और उन्हें एक्सपोज करने का काम किया जाता है। लेकिन शेरपा एनजीओ पर्दे के पीछे बड़ी बड़ी कंपनियों पर झूठे केस करके करोड़ों रुपए ऐंठने का भी खेल करता है। साल 2001 में जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसके फाउंडर मेंबर्स में से एक विलियम बॉर्दो भी थे, लेकिन नवंबर 2019 में उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बाहर कर दिया गया। इसकी जानकारी शेरपा की आधिकारिक वेबसाइट पर भी मौजूद है। यह 17 नवंबर 2019 की बात है जिसमें शेरपा की तरफ से बताया गया कि विलियम बॉर्दो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन वो संस्था के फाउंडिंग चेयरमैन के पद पर बने रहेंगे। खबरों के मुताबिक इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इसलिए हटाया गया था क्योंकि इनके कई कारनामे सार्वजनिक हो गए। शेरपा एनजीओ का सबसे बड़ा कारनामा अफ्रीकी देश मोरितानिया में था, जहां इन्हें मुंह की खानी पड़ी थी क्योंकि सारा मामला ही झूठा था। एनजीओ का असल मकसद इसके जरिए पैसे ऐंठना था। इंटरनेशनल पॉलिसी डाइजेस्ट में इसे लेकर विस्तार से एक रिपोर्ट दी गई है। मैं इसके मुख्य हिस्सों के बारे में आपको बता देता हूं। वहां के प्रेसिडेंट के खिलाफ इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों में केस किया। प्रेसिडेंट के भाई के साथ इनकी साठगांठ थी। दोनों ने मिलकर झूठा केस तैयार किया, लेकिन यह केस साबित ही नहीं हो पाया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह शेरपा एनजीओ ने अपने 1 साल का बजट सिर्फ इस एक केस से निकाल लिया था। दरअसल मोरितानिया के प्रेसिडेंट का भाई और शेरपा एनजीओ के फाउंडिंग मेंबर विलियम बॉर्दो एक संस्था फाउंडेशन फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन अफ्रीका के बोर्ड मेंबर्स थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पर्दे के पीछे से अपने भाई के खिलाफ झूठा केस करवाने के लिए प्रेसिडेंट के भाई ने विलियम को 4,83,000 यूरोज की पेमेंट की थी। ये पैसे शेरपा एनजीओ के 1 साल के बजट के बराबर थे। इस खबर को टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी प्रमुखता से छापा था। यह टाइम्स ऑफ इंडिया की 23 नवंबर 2018 की रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि जिस एनजीओ ने राफेल डील में भ्रष्टाचार की शिकायत की है, एक दावे के मुताबिक वो अफ्रीका में पैसों के हेरफेर में शामिल है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि एनजीओ ने बड़ी कंपनियों की साख को खराब करने की कोशिश के बदले में मीडिया अटेंशन और फंड्स लेने की कोशिशें वो करता रहता है। शेरपा एनजीओ के पैसे ऐंठने और इसके कारनामे की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में से एक सैमसंग पर भी एक झूठा मुकदमा किया था। इनकी सोच थी कि वहां से कुछ पैसे ऐंठ लेंगे, लेकिन यह केस उन्हें उल्टा पड़ गया। इसके अलावा इन्होंने एक और बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है विंसी कंस्ट्रक्शन, इसके खिलाफ भी इन्होंने एक झूठा केस किया। मकसद वही था, पैसे ऐंठने का। लेकिन इन दोनों केस में शेरपा एनजीओ को मुंह की खानी पड़ी। शेरपा ने विंसी कंस्ट्रक्शन के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन का केस किया। इन्हें लग रहा था कि केस से तंग आकर विंसी कंस्ट्रक्शन आउट ऑफ द कोर्ट समझौता कर लेगा, कुछ करोड़ रुपए की कमाई हो जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। विंसी कंस्ट्रक्शन ने केस लड़ने का फैसला किया। फरवरी 2018 में फ्रांस की कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया, कहा कि सबूतों की कमी है। इसके बाद विंसी कंस्ट्रक्शन ने शेरपा एनजीओ के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया। सैमसंग के खिलाफ इनके केस का भी यही हाल हुआ। सैमसंग के खिलाफ इन्होंने चाइल्ड लेबर का केस किया था। यहां भी इन्हें उम्मीद थी कि सैमसंग इनसे पैसे देकर मामला रफा दफा करने को कहेगा, लेकिन इन्हें भी यहां मायूसी हाथ लगी।
जनवरी 2018 में फ्रांस की कोर्ट ने सबूतों की कमी की बात कहकर केस को बंद कर दिया। और यही नहीं, खबरें तो ये भी है कि शेरपा एनजीओ की फंडिंग अल जजीरा के द्वारा की जाती है। और अगर ये बात सही है, मतलब मैं ये कह नहीं रहा कि सही है, अगर ये बात सही है तो आप आसानी से समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राफेल डील जो भारत की हुई है उसके खिलाफ सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं राफेल डील में रिश्वत वाले केस पर और आपको बताते हैं कि वो कौन था मिडिलमैन जिसको 1 मिलियन यूरोस की रिश्वत देने के आरोप दसों पर लग रहे हैं जो उसने इस बंदे को दिए। राफेल जेट बनाने वाली कंपनी से 1 मिलियन यूरोज रिश्वत लेने में जो नाम सामने आया था वो था सुषेन गुप्ता का। द वायर में छपी इस रिपोर्ट को देखिए, इसमें सुषेन गुप्ता का नाम लिखा गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सुषेन गुप्ता ने दसों एविएशन को राफेल डील से जुड़े कुछ ऐसे कागजात दिखाए जो बेहद गोपनीय थे। इन्हीं कागजातों की बिना पर उसने 1 मिलियन यूरोज की डिमांड रखी और बताया कि वो भी इस डील में शामिल है, उसे भी इसका काम करना है। सुषेन गुप्ता का नाम मिडिलमैन के तौर पर सामने आने के बाद करीब करीब हर अखबार ने कही, लेकिन सुषेन गुप्ता ने इन आरोपों से इनकार किया था। जांच हुई तो पता चला कि दसों एविएशन ने इन पैसों का जिक्र बाकायदा अपनी डील में किया था। उसमें बताया गया था कि इन पैसों का भुगतान उसने राफेल के मॉडल बनाने के लिए किया था। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि साल 2017 में जब फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी एएफए ने दसों का ऑडिट किया तो उसमें पाया कि राफेल के रिप्लिका मॉडल को बनाने के लिए इन पैसों की पेमेंट की गई थी। यानी यह हो सकता है कि सुषेन गुप्ता ने राफेल के सीक्रेट दस्तावेजों को दिखाकर दसों से यह मॉडल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया हो। सवाल यह नहीं है कि सुषेन गुप्ता को यह कॉन्ट्रैक्ट कैसे हासिल हुआ, सवाल यह है कि सुषेन गुप्ता को राफेल से जुड़े सीक्रेट दस्तावेज कैसे मिले। आपको याद ना हो सुषेन गुप्ता के बारे में तो मैं आपको याद दिलाता हूं। ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला जो था, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला जो यूपीए की सरकार में हुआ था, उस घोटाले में भी इसी सुषेन गुप्ता का नाम सामने आया था मिडिलमैन के रूप में। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट देखिए, 3 जून 2019 की रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में मिडिलमैन सुषेन गुप्ता के पास रक्षा मंत्रालय, एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बेहद क्लासिफाइड दस्तावेज मिले हैं। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दावा किया है कि सुषेन गुप्ता के पास हेलीकॉप्टर से जुड़े कई क्लासिफाइड दस्तावेज, ड्राफ्ट लेटर्स और कई संवेदनशील जानकारियां मिली हैं जो रक्षा मंत्रालय, एयरफोर्स और एचएएल की हैं। इटली की कंपनी फिनेमैकेनिका से साल 2010 में यूपीए सरकार ने 12 ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की डील की। इन हेलीकॉप्टर्स को देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे वीवीआईपीज के लिए खरीदा जाना था। यानी ये दुनिया के सबसे शानदार हेलीकॉप्टर्स होने चाहिए थे। लेकिन इसके लिए जो पैरामीटर्स तय किए गए थे, इस डील को करने के लिए उन्हें बदल दिया गया। उसकी क्षमताओं को कम कर दिया गया जिससे ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर को खरीदा जा सके। यानी यहां पर सीधे सीधे देश के बड़े नेताओं की जान को दांव पर लगा दिया गया था। घोटाला सामने आया, ईडी ने जांच शुरू की तो उसने पाया कि इसमें भी मिडिलमैन सुषेन गुप्ता है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह सामने आई कि सुषेन गुप्ता की डायरी में 50 करोड़ रुपए किसी आरजी को देने की बात लिखी थी। अब ये आरजी कौन है, इसका पता आज तक किसी को नहीं चल पाया है। तो अगर आपको पता हो कि ये आरजी कौन था तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और सुषेन गुप्ता की बात करें तो इसके संबंध बहुत पुराने रहे हैं डिफेंस की दलाली से। और ये ऐसे संबंध 2-4 दिन में या 1-2 साल में, 2-4 साल में नहीं बनते हैं। ये संबंध बहुत पुराने होते हैं। तो सुषेन गुप्ता के संबंध नेताओं से भी बहुत तगड़े थे और सेना के भीतर भी बहुत अंदर तक मौजूद थे। तो हो सकता है कि इन्हीं संबंधों के आधार पर उसने वो सीक्रेट दस्तावेज बाहर निकलवा लिए हों। लेकिन मैं यहां पर फिर एक बार कहूंगा कि ये संबंध बहुत पुराने होते हैं। अब पुराने से आपका मतलब जो आप समझ रहे हैं वो वही है। राफेल डील में जो घोटाले के फर्जी टाइप आरोप लग रहे हैं उसमें भी सुषेन गुप्ता का ही नाम आ रहा है। जाहिर है उसने अपने पुराने संबंधों के आधार पर राफेल से जुड़े दस्तावेज निकलवा लिए होंगे, क्योंकि सरकार बदली थी, दफ्तरों में काम करने वाले अफसर या कर्मचारी नहीं बदले थे। राफेल बनाने वाली कंपनी दसौं ने जब सारे सही दस्तावेज देखे होंगे तो उन्हें यकीन हो गया होगा कि यह बंदा झूठ नहीं बोल रहा है। इसीलिए हो सकता है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट 1 मिलियन यूरोज वाला इसे दे दिया होगा।
खैर मुझे भी लग रहा है कि शेरपा एनजीओ ने जो ये केस किया है वो भी फ्रांस में खारिज हो जाएगा, और क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। और रही बात अनिल अंबानी की कंपनी की, तो दसों के साथ भारत की सैकड़ों कंपनियों की पार्टनरशिप है, और अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस भी उन्हीं सैकड़ों कंपनियों में से एक है। तो भाई अब इसमें घोटाला क्या है ये तो बात समझ में नहीं आई। अगर उसे कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी वो भी है सैकड़ों के साथ, तो क्या घोटाला है ये बात समझ में नहीं आई। तो खैर दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो डिफेंस डिटेक्टिव का पसंद आया होगा, और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आपको डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब करना होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि देश के कोने कोने तक सही और सटीक जानकारी मिले। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।